हेलो गाइस। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है योंग जॉय। योंग जॉय एक्चुअली एक डॉक्टर है, इनफैक्ट एक नई सर्जन। और आज उसने अपनी पहली सर्जरी परफॉर्म करनी है जिसके लिए वो काफ़ी स्ट्रेस में होती है। लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो वहाँ पर काम उसने कुछ बेटर ही परफॉर्म कर लिया था। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है हमारे मेल लीड की तरफ जिसका नाम है मिस्टर कंग। और कंग की अपनी ही पर्सनैलिटी है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है और आज वो ओवरसीज एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन उसी मीटिंग के बीचों बीच उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसके ऊपर कुछ इस तरह का अटैक हुआ था कि उसे लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में आग लग गई है। और साथ ही साथ उसे कोई जंगल भी याद आ रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन इनफैक्ट बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इसके हैंड को क्या हुआ है। और फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में मॉर्निंग टाइम में योंग जॉय अपनी कॉफी उठा रही होती है कि वहीं पर ही कोई उसकी कॉफी उठाकर चल बनता है। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो कंग ही था। लेकिन कंग का हुलिया बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसने पेशेंट्स वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ऊपर से ड्रेस कोड, एक पैर में चप्पल तो दूसरे में एक्सपेंसिव शूज। यहाँ पर योंग जॉय उससे अपनी कॉफी वापस मांगती है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है कि जैसे कि कॉफी उसी के लिए ही बनी हो। और फिर बहुत मजे से सनशाइन में खड़ा होकर बच्चों की तरह से उस कॉफी को देख देख कर इंजॉय करने लगता है। इतने में हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर पहुंच जाता है जो कि उसे वहां से पकड़ता हुआ निकल जाता है। यहीं पर योंग जॉय को पता चलता है कि वो एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का पेशेंट है। कंग के बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, लेकिन उसके सारे टेस्ट्स बिल्कुल क्लियर आए थे। डॉक्टर्स का कहना था कि तुम्हें साइकेट्रिक इशू है, लेकिन उसका बोलना था कि आप लोगों से कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। शायद ये डिजीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो। मसला मेरे ब्रेन में नहीं है बल्कि मेरे हैंड के नर्वस सिस्टम में ही होगा। पर डॉक्टर का यही कहना था कि शायद आपके बचपन की कोई बहुत ही हार्श मेमोरी है जो कि आपको तकलीफ देती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन ये सिग्नल देते हैं कि आपका हाथ जल रहा है। अब कंग तो बीमार था और उसके जाने के बाद कंपनी में काफ़ी सारे इश्यूज खड़े हो गए थे। लेकिन कंग वहां पर एंट्री देता है और जो शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे वो उन सारों को शांत करा देता है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। और उसको देखकर लग रहा था कि उसकी स्किल्स कमाल की हैं और ऑफिस में हर कोई उसकी सुनता था। और इसके साथ साथ हमें एक फनी सा सीन दिखाते हैं। योंग जॉय की आज एलिवेटर में एक और डॉक्टर से काफी लड़ाई हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को 100 बातें सुनाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों तो सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसलिए हमेशा झगड़ा करते रहते हैं ताकि ऑफिस में किसी को पता ना चले कि वो दोनों ऑफिस डेटिंग कर रहे हैं। उधर कंग की मीटिंग तो सक्सेसफुल गई थी, लेकिन बाद में उसे पता चला था कि वही ओवरसीज वाला प्रोजेक्ट उसके राइवल ने अपने हाथ में कर लिया है और उसके राइवल का नाम था हान। ये सुनते ही कंग को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा हान के पास पहुंच जाता है। पहले तो उसे 2-4 बातें लगाता है और इन दी एंड कहता है कि ठीक है, ये लड़ाई तुमने स्टार्ट किया है, मुझे प्रोवोक किया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा बुरे होंगे, इसके लिए तुम तैयार रहना। अब कंग ने भी सोच लिया था कि जिस तरह से हान ने उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से चुराया है, इसी तरह से वो अब हान पर नजर रखेगा। उसका अगला प्रोजेक्ट वो उसकी झोली में गिरने से पहले ही खुद समेट लेगा। फिर इसके बाद हमें पता चलता है जब मिस्टर कंग अपने साइकेट्रिस्ट के पास बैठा हुआ था तो वो उसे बहुत याद कराने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ तो याद करो, कभी तो आग लगी होगी, तुम्हारा हाथ जलने वाला होगा। लेकिन एक्चुअली कंग को अपने बचपन की कोई भी यादें नहीं थी, 10 साल से पहले की उम्र की। वो सारी यादें उसकी ग्रैंड मदर ने ही उसे बताई थी, बस वो वही याद करता था। और आज भी वो याद करने की तो कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद अब वो एक कॉफ़ी खरीद रहा था कि यहीं पर योंग जॉय भी हॉस्पिटल के कैफे में उसे देख लेती है और उसकी कॉफ़ी उससे छीनने की कोशिश करती है कि इस तरह से हिसाब बराबर हो जाएगा। उस दिन तुमने मुझसे ली थी, आज मैं तुमसे लूंगी। लेकिन कंग उससे कहने लगता है बहुत अच्छा बहाना है मुझे जैसे हैंडसम लड़के की अटेंशन हासिल करने का। लेकिन योंग उसे समझाने लगती है कि उस दिन तुम क्या क्या कर रहे थे। वो फिर भी नहीं मानता तो वो कॉफ़ी उसे वापस कर रही थी कि उसकी फिंगर कॉफ़ी में चली जाती है। बेचारी को बहुत पेन होती है, कॉफ़ी हॉट थी। लेकिन यहाँ पर कंग को सिर्फ इसलिए गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी कॉफ़ी गंदी कर ली है, उसकी फिंगर की कोई परवाह नहीं थी। ये सुनते ही योंग जॉय अपनी स्पिट वाली फिंगर दोबारा से उसकी कॉफ़ी में डाल देती है, ऑल्दो उसे दोबारा से बहुत जली थी।
लेकिन जिस तरह से कंग को गुस्सा आ रहा था ये देखकर वो इंजॉय कर दिया। अब कंग जाते जाते अपनी कॉफी फेंक देता है, लेकिन उसे ये जरूर बोलकर जाता है कि एक कॉफी की खातिर तुम क्यों गटर का कीड़ा बन रही हो। अब योंग जाए जब गुस्से में भरी हुई वापस आती है तो पता चलता है योंग जाए के हॉस्पिटल में एक केस आता है जिसमें एक फादर था और एक सन था। दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो जब सर्जरी परफॉर्म कर रही थी तभी उसे पता चलता है कि इस फादर ने खुद ही अपने बेटे को मारने की कोशिश की है। ये सुनते ही उसका हाथ कांपता है और उससे गलती हो जाती है। और इस गलती के बाद उसका सीनियर डॉक्टर उसे बहुत ज्यादा डांटता है और शर्म करने को कहता है। लेकिन एक्चुअली योंग जाए ये सब सुनकर इसलिए अपसेट हो रही थी क्योंकि उसके बचपन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की कोशिश की थी। अब वो सैड सैड सी जैसे ही घर पहुंचती तो पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आया हुआ है। उसने उसके लिए खाना भी रेडी करके रखा हुआ था। अब ये देखने के बाद उसका मूड कुछ तो सेट हो जाता है। जबकि कंग दोबारा साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब कुछ फजूल काम है। उसे साइकेट्रिस्ट की बातें सुनकर उसे सेशन लिए थे, लेकिन अब वो कहता है कि कोई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में नहीं लूंगा। ये सब मीनिंगलेस था। लेकिन वहीं पर ही खड़े खड़े उसे कुछ याद आती है कॉफी से रिलेटेड। तो उसे समझ आता है। जब वो स्टाफ से पूछता है तो पता चलता है कि उसने वाकई डॉक्टर योंग की कॉफी छीनने की कोशिश की थी। तो वो कॉफी लेकर डॉक्टर योंग जाए के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि ये कॉफी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन वो आगे से नखरा दिखाने लगती है और कहती है कि इसके साथ साथ तुम मेरा फोन नंबर भी मांगोगे, जो कि मैं तुम्हें नहीं देने वाली। लेकिन कंग का कहना था कि तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो, तुम्हारा नंबर मैं मांगूंगा, इतने बुरे हालात मुझ पर नहीं आए, इस जन्म में ये नहीं होने वाला। एक्चुअली लास्ट टाइम जो कुछ कंग ने कॉफी पकड़ के किया था वो दवाइयों के असर में था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन योंग की बातें उसे कुछ न कुछ याद जरूर दिलाती कि जिस तरह से कॉफी पीते हुए वो जो कुछ बोल रहा था उसे ब्रांचेस दिख रही थी किसी जंगल में, और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह से खुश हो रहा था। ये सुनकर वो हैरान जरूर होता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हान अगला कौन सा प्रोजेक्ट पकड़ने की कोशिश में है। ये बात मिस्टर कांग को पता चल जाती है। वो एक्चुअली एक फॉरेस्ट की लैंड थी जो कि वो खरीदना चाहता था और उसके लिए एक और कंपनी भी पीछे पड़ी हुई थी। अब कांग ने तो बदला लेने की ठानी हुई थी, तो उसने भी सोच लिया था कि ये प्रोजेक्ट वो हान के हाथों से छीन कर ही रहेगा। अब मिस्टर कांग जरा सी भी देरी किए बगैर उसी जंगल का विजिट करने के लिए पहुंच जाता है कि वहां पर उस लैंड में ऐसी क्या खास बात है। वो लैंड एक बहुत दूर के प्रोविंस में थी, लेकिन वो वहां पर जाकर जब वहां के पिक्चर्स ले रहा था तो वहीं पर ही उसकी मुलाकात वहां के एक रेस्क्यू बॉय से भी होती है, जिससे पहली दफा से उसकी बहुत अच्छी बोलचाल हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि योंग जाए जब उसी पेशेंट के पास पहुंची हुई थी जिसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की थी और खुद भी सुसाइड की अटेम्प्ट की थी। तो वहीं पर ही उसे पता चलता है जैसे कि मेरा बेटा जिंदा बच गया है। वो दोबारा से उसकी जान लेने की कोशिश करने लगता है। वो यही कहता है कि नहीं, इसे जीना नहीं चाहिए, मौत ही इसके लिए बेहतर होगी। ये सारा कुछ देखते हुए योंग की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आने लगता जब उसकी भी इसी तरह से जान लेने की कोशिश की गई थी। वो अपनी स्ट्रेस वाली पिल्स लेने लगती, उसे पैनिक अटैक हो गया था, लेकिन वो पिल्स भी उसके हाथ से छूट जाती हैं। वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की जान बचाना चाहती थी, तो ऐसा करती है कि वो जाकर उस बच्चे के डैड को एक शॉक दे देती है ताकि उसकी जान बचा। उसके सामने सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था और उसने वाकई उस छोटे से बच्चे की जान बचा ली थी। लेकिन ऐसा करने के बाद उस पर केस चल जाता है और फिर उसे अपनी हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स की एक टीम के सामने बैठकर खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सारा कुछ ठीक जा रहा था कि उसने बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पैनिक अटैक वाली मेडिसिन उनको मिल तो वहां से योंग के अगेंस्ट चला जाता है। एक डॉक्टर होते हुए अगर उसे पैनिक अटैक्स होते हैं तो सर्जरी करते हुए वो कैसे सही फैसला ले सकती है। इसी वजह से उसकी जॉब भी अब खतरे में पड़ गई थी। उसका ट्रांसफर भी कर दिया गया। जबकि उसी टाइम पर हमें कांग को दिखाते उसकी गाड़ी का कुछ लोग पीछा कर रहे थे जो कि उस पर अटैक भी कर देते हैं। वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद को बचाते हुए जंगल में दौड़ लगा देता है। जबकि योंग जाए अब सैड सैड सी हॉस्पिटल से अपना सामान उठाती है और यही बैड न्यूज वो अपने बॉयफ्रेंड को देने जा रही थी कि वहीं पर ही उसे एक और शॉक मिलता है, और वो ये था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा था। अब एक ही दिन उसकी लाइफ में तो 2 बॉम्बशेल पड़ चुके थे। अब वो अपने पेरेंट्स के घर पर जाती है और वहां जाते हुए उसके डैड उसे देखकर हैरान रह गए थे क्योंकि वो सालों बाद वहां पर आई थी। आज वो बहुत रोती है और बताती है कि किस तरह से उसकी जॉब में उसे कहीं और भेज दिया गया, उससे गलती हुई है। लेकिन उसके डैड उसे हिम्मत दिलाते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। वो आज अपनी मम्मी को भी बहुत याद कर रही थी।
अब नेक्स्ट ही डे वो एक दूर के प्रोविंस में जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ के लिए सफ़र करने लगती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो पक्की पक्की यहाँ पर फंस चुकी है। उसे थोड़े अरसे के लिए सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि परमानेंटली यहीं पर ही शिफ्ट कर दिया गया है। और वही गई एक हॉस्पिटल में उस टाइम पर मिस्टर कंग भी एडमिट था। वो बीमार था लेकिन फिर भी अपना काम किए जा रहा था क्योंकि उसे कंपनी और अपने काम की ज़्यादा परवाह थी अपनी हेल्थ से भी आगे। वो हर हालत में वो लैंड हासिल करना चाहता था और उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बिडिंग चल रही है। और ना सिर्फ मिस्टर हान बल्कि उसके साथ साथ एक और सियोंग ग्रुप था। वो इस लैंड को लेने के लिए बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग इस लैंड को लेने के लिए इतनी ऊंची ऊंची कीमत क्यों लगा रहे हैं। उधर योंग जाए की उस दूर के प्रोविंस में भी आगे एक छोटे से गांव में पोस्टिंग कर दी जाती है। और वहां पर जब उसे लेकर जा रहे थे तो वहां का रास्ता भी बहुत अजीब था। गाड़ी भी बीच रास्ते में खराब हो गई तो ड्राइवर उसे बोल देता है कि इस जंगल को क्रॉस करो और उसके पार ही आपको अपना क्लिनिक मिल जाएगा। और इत्तेफाक से ये वही जंगल था जहाँ पर मिस्टर कंग भी डीलिंग के लिए पहुंचा हुआ था। ये जंगल इतना सुंदर था कि वहाँ की सुंदरता को देखते हुए योंग जाए उसी में ही खो जाती है। जबकि मिस्टर कंग भी उस वक्त उस साइट के विजिट पर पहुंचा हुआ था और यहीं पर ही उन दोनों का आमना सामना होता है। कंग और योंग जाए ने एक दूसरे के बिटर एक्सपीरियंस के बाद सोचा था कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका आमना सामना किस्मत उनको मिलाने की कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर योंग जाए को अब कंग से ही लिफ्ट लेनी पड़ती है उस फॉरेस्ट को पार करने के लिए। लेकिन उसका एक हाथ तो जख्मी था और वो एक हाथ से बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसे बहुत डर लगता है लेकिन फिर भी वो उसकी तारीफ कर देती है कि तुम कितने स्किल्ड ड्राइवर हो, कहीं वो उसे लिफ्ट देने से इनकार ना कर दे। पर कंग कौन सा इनोसेंट था, वो उसका सारा तंत्र समझ जाता है और उसे ही टॉन्ट करता है कि तुम्हें इस जगह पर फेंक दिया गया है, क्या सर्जरी के दौरान तुमने किसी को टपका दिया था। योंग जाए कहने लगती है कि मुझ जैसे महान डॉक्टर से कहाँ कोई गलती हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉली सर्विसेज और वेलफेयर देने के लिए इस रिमोट एरिया में आई हूँ। इतने में उनकी गाड़ी स्टक हो जाती है। उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया था। कंग उसे धक्का लगाने को कहता है लेकिन ऑफ कोर्स धक्का लगाने की बजाय वो खुद वहां से निकलने वाली थी कि कंग ने किसी तरह से गाड़ी वहां से बाहर निकाल ली थी। अब ये देखते ही वो ढीठों की तरह दोबारा गाड़ी में बैठ जाती है और बोलती मैं तो सिर्फ अपना दरवाजा ठीक से बंद कर रही थी। अपने क्लिनिक के सामने उतर रही थी तो उसे लगा था कि कंग आकर उसका सूटकेस उठाने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो अपने शर्ट के बाजू को उसके गंदे सूटकेस से सिर्फ और सिर्फ हटा रहा था। ये देखकर वो सोचने लगती कि काश ये इंसान मुझे दोबारा कभी ना मिले। अब वो जैसे ही उस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई हाल नहीं है, ना तो कोई फैसिलिटीज है, और जो एक डॉक्टर और एक नर्स यहाँ पर अवेलेबल है वो भी किसी काम के नहीं। सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं और फारिग ही बैठने की वो लोग सैलरी रहते हैं, तभी यही मशवरा देते हैं। लेकिन योंग जाए कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। वो एक रियल डॉक्टर बनना चाहती थी। यहाँ पर उसे पता था कि मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। ये सोचते ही वो काफी सैड हो जाती है। इतने में हमें उस रेस्क्यूअर बॉय चैंग को दिखाते हैं जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, जिसको लगता था कि सियोल से किसी इंपॉर्टेंट इंसान की कॉल आई है जो उसे यही बोलते हैं कि यहाँ पर एक नई डॉक्टर आई है योंग जाए, उसको जाकर तुम पिक करोगे शाम को और उसके घर तक छोड़ोगे। इसके साथ साथ उसे एरिया के बारे में इन्फॉर्म भी कर देना क्योंकि वो भी एक्चुअली सियोल से ही था। उधर योंग जाए का बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि थोड़ी देर बाद कहीं इसी हॉस्पिटल से ज़ॉम्बीज़ ना निकल कर उसका पीछा कर ले। और साथ ही साथ उसे एक और बैड न्यूज़ मिलती है कि उसके सियोल वाले हॉस्पिटल में उसकी जगह किसी और को हायर कर लिया गया है। उधर मिस्टर कंग भी अब सियोल में पहुंच चुका था। वो अपने इन्वेस्टर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आप हान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि इस कंपनी को मैंने कितना प्रॉफिट दिलवाया है। लेकिन मिस्टर इन्वेस्टर का कहना था कि अब लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तो हमारे इतने बड़े क्लाइंट के सामने बेहोश होकर पास आउट हो गए थे, तुम्हारा कोई साइकोलॉजिकल इशू लगता है, इसलिए जाकर पहले अपना ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन कंग इस बात को एक्सेप्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। उसने ठानी हुई थी कि इस दफा वो हान को हरा के ही रहेगा। और वैसे भी उसकी स्किल्स हमेशा से ऐसी थी कि वो हान से 2 फुट आगे ही रहता था। उधर योंग जाए छुट्टी के टाइम पर अपने क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी कि यहीं पर ही चैंग उसको पिक करने के लिए पहुंच जाता है। चैंग काफ़ी फनी और बहुत जॉली इंसान था। वो उसे अपने साथ बिठाता है और इस एरिया के बारे में बताने लगता है। कहता है कि इस हॉस्पिटल में शायद ही कभी तुम्हारे पास कोई पेशेंट आए, और अगर तुम हार्ड वर्किंग हो फिर तो तुम बहुत सैड होने वाली हो, क्योंकि इस मीर योंग हॉस्पिटल में तुम्हें कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला।
अब योंग जाए अपने घर पर पहुंच जाती है। उसे जो घर असाइन किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन उसे क्या खुशी फील होनी थी जब उसका काम यहाँ नहीं चलने वाला था। वो सोचने लगती है कि इतनी अच्छी जगह काश मुझे सियोल में मिल जाती, जबकि उधर मिस्टर कांग हान के लोगों को खरीदने में लगा हुआ था। जो नहीं बिकता था वो उसे ब्लैकमेल करने लगता था और उसके और हान के बीच फूट डलवा उसके बहुत सारे इन्फॉर्मर्स को तोड़ लिया था। और ये काम करने के बाद वो नेक्स्ट डे दोबारा से मीर योंग में पहुंचा हुआ था। उस फॉरेस्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और उसे ऐसा लगता था कि जैसे नायसोंग कंपनी यहाँ पर इस जगह को हासिल करना चाहती है, कोई होटल या रिजॉर्ट बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर एरिया को ऑब्जर्व करते करते वो एक प्रोहिबिटेड एरिया में पहुंच जाता है और वहीं पर एक पुलिस कॉप उसे पकड़ लेती है जिसका नाम था बोमी, और वो उसका चालान काटना चाहती थी उसे फाइन पे करने के लिए। लेकिन इसी बीच वहां पर खड़े खड़े उसे कुछ पुरानी बचपन की जैसी यादें आने लगती हैं और दोबारा से उसे वही अटैक हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसके हाथ में आग लगी हुई है। वो दर्द से इस तरह से चिल्ला रहा था कि जैसे कोई उसका हाथ काटने की कोशिश कर रहा। उसी टाइम पर योंग जाए हॉस्पिटल में फैसला कर चुकी थी कि चाहे उसे जॉब से फायर ही क्यों ना कर दिया जाए, वो ये हॉस्पिटल छोड़कर जा रही है वापस से। लेकिन उसी टाइम पर कांग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है एक इमरजेंसी केस बनकर। उसे याद था कि लास्ट टाइम भी हॉस्पिटल में इसके साथ यही हुआ था। एक दूसरे डॉक्टर से उसने सुना था। वो उसको वही वाला इंजेक्शन लगा देती जिसके थ्रू उसे काम किया जा सकता था और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम इमोशनली स्टिमुलेट हुए थे ये पेन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन वो कहता है कि सर्जन बनो, साइकेट्रिस्ट नहीं। वो सोचती इतनी अच्छी बकबक कर रहे हो, मतलब ठीक हो गए हो, मैं अब चलती हूँ यहाँ से। लेकिन कंग का मन नहीं कर रहा था। वो सोचता है कि कोई डॉक्टर तो होना चाहिए मेरी केयर करने के लिए, तो वो उसे वहीं पर ही बिठा लेता है। अब उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स दोबारा से उस पर आ रहे थे। एक दफ़ा जब डॉक्टर योंग उसके करीब आती है तो उसे हक कर लेता है और उसे एक पोइम सुनाने लगता है। वो जब भी वो मेडिसिन लेता था तो बिल्कुल स्वीट और क्यूट सा बच्चा लगने लगता था। योंग जाए बेचारी ने सारा दिन भी काम किया था और उसके बाद बाकी डॉक्टर और नर्स उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं कि ये पेशेंट तो तुम्हारी ही केयर मांगता है तो तुम ही नाइट शिफ्ट भी करो। ये सुनकर योंग जाए का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो सोचने लगती है कि इस खड़ूस इंसान के साथ मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। और उस वक्त हॉस्पिटल में कोई और स्टाफ ड्यूटी पर नहीं होने वाला था, हॉस्पिटल से मूव करने वाला था। लेकिन योंग जाए उसे रोक देती है कि सेडेटिव लेने के बाद तुम बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, इसलिए यहाँ से नहीं जा सकते और ड्राइव करना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो आगे से कंग उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम एक थक्कड़ सी डॉक्टर हो, तुमने मुझे गलत डोजेज दे दी है और अब कवर करने की कोशिश कर रही हो। और साथ ही साथ उसे डराने भी लगता है। कहता है कि इस हॉस्पिटल के वॉशरूम में अगर तुम गई और वहां से कोई भूत निकल आया तो फिर तुम क्या करोगी। और उसने एक और घोस्ट वाली कहानी उसे ऐसे सुनाई थी कि वाकई योंग जाए को डर लगने लगता है। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कंग भी उसे स्टोरी सुनाकर डर गया था और दोनों ही चीखे मार के एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल में जब इकट्ठे थे तो योंग जाए उससे उसी पोएम के बारे में पूछने लगते कि तुम जैक रैबिट वाला कोई राइम सॉन्ग गा रहे थे, क्या तुम्हें उसकी कोई यादें हैं। लेकिन ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है। उसे नहीं लगता था कि वो इस तरह का कोई भी काम कभी करेगा, इतना चाइल्डिश। एक्चुअली उसने घोस्ट स्टोरीज तो सुनाई थी योंग जाए को वहाँ रोकने के लिए, लेकिन इनफैक्ट कंग उससे भी ज्यादा डर गया था। उस ज़ॉम्बीज़ टाइप के हॉस्पिटल में वो सारी रात उसकी शर्ट का एक बटन पकड़ के ही सोया रहता है। उस वक्त मिस्टर कंग बहुत क्यूट लग रहा था। अब जब वो सेओल जा रहा था तो एक बिन बुलाया मेहमान भी उसके साथ ही चिपक जाता है और वो डॉक्टर योंग थी जो कहती है कि तुम्हें मुझे आउट ऑफ कर्टसी जरूर लिफ्ट देनी चाहिए। अब यहाँ पर जाते हुए इतना लंबा सफर था, वो दोनों आपस में बातें भी करते रहते हैं। योंग जाए के बॉडी पर एक स्कार था जो कि वो कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। कंग उससे पूछने लगता है तो वो कहती है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सारे लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। अगर ये स्कार मैंने खुद को खुद ही नहीं दिया तो फिर मुझे शर्माने की क्या ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं छुपाती। और वो साथ ही साथ उसे भाषण भी देती है कि तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हारे हाथ में पेन होती है, तुम्हारे ये साइकोलॉजिकल इशू तुमने खुद को खुद नहीं दिया, तुम्हें भी इस पर शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी टाइम पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली डॉक्टर कंग को योंग जाए की सारी रियलिटी पता है कि किस तरह से उसने बच्चे को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था और उसके बाद ही उसे उस हॉस्पिटल से एग्जाइल कर दिया गया था। बल्कि वो उससे इम्प्रेस था कि योंग ने इतनी करेज दिखाई थी। लेकिन उसको भाषण देते देते अचानक ही योंग को कुछ क्लिक करता है और वो बीच रास्ते में उसे रुकवा देती है और कहती है कि मुझे अपनी वर्थ का अंदाज़ा लगाना है। शायद मैं गलत रास्ते पर जा रही थी, मैं जिस जगह को छोड़ के आ रही हूँ उस जगह को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सोचती हुई वो वहाँ से वापस मुड़ जाती है। कंग को दिखाते हैं
वो बार बार योंग की बातों पर ही गौर करने लगता है कि उसे अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसे कुछ बातें भी याद आने लगती है। इतने में वो अपने कैमरा को चेक करता है जहाँ पर वो मीरियोंग फॉरेस्ट की सारी फोटोज दे रहा था, तो उसी बीच उसकी भी एक क्यूट सी फोटो थी जो कि हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए डॉक्टर योंग ने बनाई थी। ये देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। जबकि कंग तो अब सियोल में पहुंच चुका था। वो एक दफा हान से मिलता है और बहुत रिस्पेक्ट से उससे कहता है कि ये मीर योंग वाला प्रोजेक्ट तुम मुझे दे दो, लेकिन वो इनकार कर देता है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास इज्जत बचाने का लास्ट चांस था। एक्चुअली कंग ने ये सारा कुछ खुद ही पहले ही एक्वायर कर लिया था। नाइसंग कंपनी को एक्वायर करने के वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इन्वेस्टर को दिखा देता है, जो देखते ही वो बहुत इंप्रेस हो गए थे कि किस तरह से इसने हान के मुंह से ये प्रोजेक्ट छीन लिया है। और साथ ही साथ वो उसे बोली भी मारता है कि बिजनेस ब्रेन से किया जाता है, पैरों से नहीं। के बाद कंग ने फैसला कर लिया था। उसने जब एरिया को ऑब्जर्व किया था तो उसे पता चल गया था कि वहाँ पर जो रेस्क्यूज की टीम हर टाइम पर फिरती रहती है, उनके हेलीकॉप्टर्स की वजह से वो रिजॉर्ट बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। वेस्ट के पास से उस स्पेशल रेस्क्यू टीम को हमें कहीं और रीलोकेट कराना होगा और इसकी भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। स्पेशल रेस्क्यू टीम में उसने खुद भी एडमिशन ले लिया था और वो उनकी एयर रेस्क्यू को ज्वाइन करने वाला था। ये सुनते ही उसका सेक्रेटरी हैरान रह जाता है कि डायरेक्टर ये सब कैसा लगेगा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन एक रोप से लटकते हुए एक हेलीकॉप्टर से निकलेंगे। ये वो शौक था जो कि उसने दूसरा आज के दिन में दिया था हान के बाद अपने सेक्रेटरी को। उसके बाद हमें योंग जाए को दिखाते हैं जो कि एक लेक के पास बैठी हुई थी। इतने में वहां पर ऊपर से रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर गुजरने लगता है जो कि बहुत शोर मचा रहा था और उसमें से लैंडिंग होती है और एक लड़का उसे पानी के पास से दूर कर देता है और वो कोई और नहीं था बल्कि मिस्टर कंग ही था। वो सोचने लगती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मिस्टर कंग रेस्क्यू के यूनिफॉर्म में यहाँ पर क्या कर रहा है। कंग जब योंग जाए को एक साइड पर लेकर जाता है पानी से दूर, वो हैरान रह जाती है। जब वो उससे पूछती है तो पता चलता है कि एक्चुअली कंग ने सारी ट्रेनिंग भी कवर की है और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ था तो उसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि उसके अंदर लोगों की खिदमत करने का जुनून है, तभी तो उसने रेस्क्यू ज्वाइन की है। और यही बात वो योंग जाए को भी बोल देता है कि इस वक्त यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है और उसी में ही मैं एक ट्रेनी हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि जब यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है तो इस एरिया में आना अलाउड नहीं, इसलिए मैं तुम्हें साइड पर कर रहा था। लेकिन योंग जाए को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था। उसे नहीं लगता था कि ये उस टाइप का इंसान है जो कि लोगों की सेवा के लिए कोई रेस्क्यू टीम ज्वाइन करेगा। लेकिन जब वो वहां से वापस जाता है तो उसका बॉस, उसका जो टीम लीडर था, वो उसे बहुत डांटता है। वो उससे कहता है कि तुम अभी सिर्फ एक ट्रेनी हो, तुम्हें इस तरह से नीचे उतरकर उस लड़की को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर तुम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, कोई मूवी का सीन नहीं शूट हो रहा। और यहीं पर ही वो टीम लीडर अपने फेवरेट स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है जो कि चैंग था। और ऑफ कोर्स हमेशा से कंग को नंबर 1 होने की आदत थी, तो वो चैंग की ये तारीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उससे आगे निकलने की कैसे कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद वो सारे लोग जाकर पूरी टीम में रोप से लटकने की ट्रेनिंग कर रहे थे। अब वहाँ से उतरते हुए कंग को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, तो यहाँ पर चैंग एक शरारत करता है। वो उसे वहीं से ही रोप से बांध देता है और बेचारा बीच में लटका का लटका रह जाता है क्योंकि वो हार नहीं मान रहा था और बार बार कोशिश करके सबका टाइम भी वेस्ट कर रहा था। उधर योंग जायब हॉस्पिटल में काम करती थी। जब भी कोई पेशेंट आता था तो वो दिल से उसकी सेवा करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर जो 2 स्टाफ पहले ही थे, एक डॉक्टर पार्क और एक नर्स, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सप्लाईज आए या यहाँ का काम रेगुलरली स्टार्ट हो, उन्हें कोई मेहनत करनी पड़े। जबकि उधर कंग भी बेचारा किसी तरह से रस्सी से उतर ही जाता है और उसके बाद अपने टीम लीडर से जाकर शिकायत करने लगता है। कहता है कि जो चैंग ने मेरे साथ किया उसे ग्रुप हरासमेंट कहते हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो यहाँ पर अनफेयर हो रहा है तो लोगों की सेवा करते हुए कैसे फेयर होगा। लेकिन ऑफ कोर्स टीम लीडर उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे वहां से चलता कर देते हैं। अब उसके बाद ड्रेसिंग रूम में एक दफा चैंग की कंग के साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। कंग का ये प्रॉब्लम था कि उसकी ईगो बहुत ऊंची थी और चैंग जब उससे आगे निकलता था तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन चैंग के पास ये सुपीरियॉरिटी थी कि वो उससे सीनियर था और पहले ही काफ़ी ट्रेनिंग ले चुका था। इन दी एंड कंग खुद को शांत कराता है कि उसे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, असली मिशन।
अब वहाँ से छुट्टी होने के बाद चैंग सीधा जाता है योंग जाए के पास और उसे अपने साथ एक जगह खाना खिलाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो दोनों काफ़ी देर बातें करते हैं और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वो एक्चुअली चैंग के फादर का फ्रेंड है और चैंग के फादर काफ़ी रिच इंसान है और रिच होकर भी वो जिस तरह से रेस्क्यू टीम में काम कर रहा है उससे यही लगता है कि शायद ये उसका सपना है। अब खाना खाने के बाद वो योंग जाए को उसके घर तक ड्रॉप भी करता है। वो उससे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम बिल पे नहीं करोगे बल्कि हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि मुझे मुफ्त की ट्रीट बिल्कुल भी पसंद नहीं। उधर कंग जब वापस अपने रूम में आता है तो वो बहुत थका हुआ था, लेकिन वो जैसे ही आंखें बंद करता है तो उसके सामने योंग जाए का फेस आ जाता है जिसने उसे बोला था कि इंसान को खुद की वर्थ फील करनी चाहिए। अपनी वैल्यू को पहचानने के लिए वो वापस उस हॉस्पिटल में चली गई और इतने में ही कंग को एक इमरजेंसी की कॉल आ जाती है। अब वो जल्दी में वहाँ से अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचा था तो उसे पता चलता है कि रेस्क्यू वाले तो उस मिशन को रेस्क्यू करके आ भी चुके हैं। ये देखते ही कि वो लेट आया है उसका टीम लीडर उसे बहुत डांटता है और उससे कहता है कि तुम एक बिगड़े हुए अमीर ज़ादे हो, अगर तुमने अपने ही घर पर रहना है तो फिर इस तरह से रेस्क्यू नहीं हो सकता। और जहाँ तक कंग की बात है वो तो सेओल से वापस आ रहा था। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारी टीम वाले हॉस्टल्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम्हारी ईगो इतनी ऊंची है तो फिर यहीं पर ही आसपास कोई घर तलाश कर लो, वहीं रह लो ताकि तुम टाइम पर रेस्क्यू के लिए पहुंच सको। अब कंग उसी एरिया में रेस्क्यू ऑफिस के साथ साथ कोई ना कोई घर तलाश करने की कोशिश में था जो उसे सूट भी करता हो। जबकि उधर हमें योंग जाए को दिखाते हैं, उसकी हमेशा हॉस्पिटल में डॉक्टर पार्क से लगती रहती थी, क्योंकि डॉक्टर पार्क एक बहुत आलसी इंसान था। वो उस हॉस्पिटल को डेवलप होने नहीं देना चाहता था और योंग जाए सोचती थी कि मैं इसे डेवलप करके ही रहूंगी। उधर कंग जब अपनी ट्रेनिंग ले रहा था तो वहीं पर उन्हें फॉरेस्ट फायर के बारे में कुछ बताया जा रहा था और फायर को सुनते ही वो एकदम अपने हाथ को देखने लगता है जिसमें उसे अक्सर फायर जैसी फीलिंग आती थी। उसी फॉरेस्ट में एक ऐसा जोन था जहाँ पर कोई भी इंसान एंटर नहीं हो सकता था, अलाउड ही नहीं था, लेकिन रेस्क्यू टीम का मेंबर बनने के बाद कंग वहाँ एंटर होना चाहता था और बहाना ये बनाता है कि फोटोग्राफी मेरी हॉबी है जो मैं वहाँ जाकर करना चाहता हूँ, लेकिन उसको भी वहाँ जाने के लिए इजाज़त नहीं मिल पाती। कंग को अब रहने की एक जगह मिल गई थी और वो कोई और नहीं बल्कि योंग जाए वाला ही घर था। उस घर के 2 पोर्शंस बने हुए थे। एक पोर्शन में योंग जाए रहती थी और कंग को इस बारे में कुछ पता नहीं था और योंग जाए को भी ये मालूम नहीं था कि दूसरा पोर्शन किसी को रेंट आउट कर दिया गया है। तो वो दोनों यही समझते थे कि वो इस घर में अकेले रहते हैं और बड़े मजे से वहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं। योंग जाने तो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, जबकि कंग तो नहाने के बाद सिर्फ टॉवल में घूम रहा था क्योंकि उसे लगता था कि इस घर में अकेला वो ही रहता है। अब वो दोनों ही बात लेने के बाद इस हालत में गार्डन में जाकर खुद को रेस्ट देने लगते हैं। वो वहाँ पर काम डाउन हो रहे थे और खुद ही म्यूजिक भी ऑन कर लेते हैं। दोनों ने म्यूजिक लगाया हुआ था तो उनको एक दूसरे के म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। योंग जाने तो एंजॉय करते हुए वहाँ पर डांस करना भी स्टार्ट कर दिया था और वो वैसा डांस कर रही थी जैसा कि इंसान अकेले में करता है। और इस तरह से उसे छोटे छोटे कपड़ों में डांस करते हुए हमारा कंग भी देख लेता है और बस वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए फिर चीखें मारते हुए अंदर भाग जाते हैं, खुद को कवर करके बाहर आते हैं और एक दूसरे से फिर आर्ग्यू करने लगते हैं। एक दूसरे को बहुत वहाँ से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दोनों ने रेंट पे किया था, उन्होंने वहाँ रहना ही था। अब वो दोनों रूल्स बना लेते हैं कि एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं होंगे और छोटे छोटे कपड़े पहनकर भी नहीं घूमेंगे। और सारी डिटेल्स डिस्कस होने के बाद कंग जानबूझकर योंग जाए को बहुत तंग करता और कहने लगता है कि ओह गॉड, इतना कुछ देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गईं। कंग हमेशा जानबूझकर योंग जाए को गुस्सा दिलाता था क्योंकि वो उसकी ये सिचुएशन एंजॉय करता था। वो बाहर जितना ही रूड, जितना एलिगेंट और एरोगेंट दिखता था, वो हमेशा योंग जाए के साथ बिल्कुल एक किड बन जाता था, उससे मुकाबले करता था और बहुत फनी लगता था। और फिर उसके बाद हमें चैंग को दिखाते हैं जो आज अपने डैड के पास गया हुआ था और वो उसके डैड कम और उसके फ्रेंड्स ज़्यादा लगते थे। उधर योंग जाए जब शाम को घर पर बैठी हुई थी तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है अपने पुराने वाले से और वो लोग उसे इनवाइट करते हैं एक इवेंट पर। लेकिन ये सुनने के बाद योंग जाए सैड हो जाती है क्योंकि उस हॉस्पिटल को छोड़ कर आने का उसका बिल्कुल मन नहीं था और उसके साथ जो भी किया गया था उसे पनिशमेंट गलत मिली थी। उसके सारे जख्म दोबारा से हरे हो जाते हैं। उधर कंग को दिखाते हैं, वो फॉरेस्ट से जो भी आवाज़ें आती थी नेचर की, वो सब पहचान जाता था। उसे समझ नहीं आती थी कि वो जंगल में नेचर के करीब इस तरह से पहले कभी नहीं रहा तो आवाज़ें कैसे पहचानता। अब नेक्स्ट डे पार्टी वाले दिन योंग जाए उस पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन कोई भी उससे ढंग से बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक छोटे से मीर योंग हॉस्पिटल से आई थी।
और वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को वैल्यू मिल रही थी जो किसी बड़ी पोजीशन से या फिर मॉडर्न हॉस्पिटल से आते थे। अब यहीं पर ही योंग जॉय को अपना एक्स बॉयफ्रेंड भी मिलता है और उसके थ्रू से पता चलता है कि उसकी बहुत जल्द चेयरमैन की डॉटर से शादी भी होने वाली है। यानी कि उसने पैसे की खातिर ही योंग को धोखा दिया था, लेकिन आज वो उसे साइड पर लेकर जाता है और स्टेज में जाकर कहता है कि मुझे तुम बहुत याद आती हो, और उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन योंग जॉय कहती है कि शादी तुम किसी और से कर रहे हो और अकेले में मुझसे मिलने की बातें करते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली। योंग जॉय को ये सारी बातें बहुत दुखी कर देती हैं, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब वो जब दोबारा पार्टी में आती है तो उसे लग रहा था सबके बिहेवियर से कि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन वहां पर इतने में कंग आ जाता है। कंग वहाँ के लोगों में काफ़ी फेमस था क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वहाँ आते योंग जॉय के साथ खड़ा हो जाता। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे योंग जॉय शायद इसकी गर्लफ्रेंड है, और उसके साथ खड़ा होने की वजह से सब लोग आकर योंग जॉय से बातें करने लगते और उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। इवन के कंग यहाँ पर लोगों के सामने ये भी कह देता है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। योंग जॉय को कहीं ना कहीं उसकी ये शरारतें बुरी भी लग रही थी, लेकिन वो अपने आप को ये मिलता हुआ प्रोटोकॉल एंजॉय भी कर रही थी। इवन के कंग से जब कुछ लोग शादी के बारे में पूछते तो वो बहुत मीनिंगफुल आंसर देता, और इस तरह से कंग और योंग को एक साथ देखते हुए वो एक्स बॉयफ्रेंड जिन काफी जेलस होता है। योंग बाहर आकर कंग पर काफी गुस्सा करती है इस बात पर, क्योंकि कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि अगर ये दोनों लिविंग टुगेदर की कंडीशन में तो जल्द ही शादी भी करने वाले होंगे, और कंग ने ये सुनने के बाद इस बात से इनकार भी नहीं किया था। लेकिन एक्चुअली कंग ने योंग का दुख पहचान लिया था। जब वो स्टेयर्स में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो वो उसकी सारी सिचुएशन को समझ गया था, उसने उनकी बातें सुन ली थी, और बस उसका यही मन कर रहा था कि चाहे जो भी हो वो योंग की हेल्प करे इस सिचुएशन में। अब शाम को कंग तो घर वापस लौट जाता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि योंग इतनी लेट नाइट होने के बावजूद अभी तक घर लौटी ही नहीं। उसे न जाने क्यों टेंशन होने लगती और वहम होता है कि पता नहीं वो कहाँ रह गई होगी। और फिर फाइनली योंग जॉय घर पहुंच ही जाती है, लेकिन वो बहुत अपसेट थी। वो आता ही उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि आज जो कुछ तुमने किया बेशक मुझे प्रोटोकॉल देने के लिए किया, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे किसी के कंधे पर खड़ा होकर ना तो कोई फेम चाहिए ना ही सक्सेस। जबकि कंग का कहना था कि देखो इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे आसपास रहता है तो जिनको जेलस कराने के लिए तो मुझे यूज़ कर लिया करो। लेकिन योंग का सिर्फ इतना ही कहना था कि वो लड़की उसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया सिर्फ इस वजह से कि वो एक बड़े आदमी की बेटी है। कंग उससे कहता है सिचुएशन को दूसरी एंगल से देखो, उसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक ट्रैश तुमसे छीन लिया, बहुत अच्छा हुआ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग योंग जब उठती है तो खुद को काम डाउन करने के लिए वो नेचर में जंगल में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कंग भी आ जाता है, वो उसे अपसेट देखकर परेशान था। योंग जॉय कहती कि अब मैं चाह कर भी सियोल वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो लड़की वहाँ है, और मुझे समझ आ गई है कि मुझे इतनी सख्त पनिशमेंट भी उसी की वजह से मिली थी क्योंकि जिसको वो लाइक करती थी मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर कंग उससे कहने लगता है कि देखो वैसे भी यहाँ करने को और कुछ है नहीं, तो क्यों ना हम दोनों डेट कर लें। और डेट करने के लिए इस तरह का प्रपोजल मैंने तो पहली दफ़ा देखा है। अब यहाँ पर योंग जॉय का क्या रिस्पॉन्स होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। कि कंग योंग जॉय को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुम्हें उनके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि सियोल छोड़ने की बजाय तुम जल्द से जल्द वहाँ वापस जाने की तैयारी करो, उन्हें क्रश करके रख दो जिन्होंने तुम्हें गलत सजा दी है। और साथ ही साथ उसे उसी के ही वर्ड्स दोबारा याद दिलाता है कि तुमने कहा था ना कि फाइंड योर वैल्यू, तो अब तुम भी अपनी वैल्यू पहचानो। किसी को खुद को क्रश करने की परमिशन मत दो, किसी के आगे वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, जाते हुए ये भी बोल देता है कि गेट रेडी टू डेट। अब उसके बाद योंग जॉय सियोल में अपने कोलीग से बात करती है। वो यही कह रहा था कि जब से कंग को सबने तुम्हारे साथ देखा है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में तुम्हारे बारे में ही बातें चल रही हैं। इवन के ये भी सोचा जा रहा है कि तुम्हें वापस सियोल ही बुला लिया जाए। यहाँ पर योंग जॉय को सुनकर खुशी तो होती है, लेकिन वो साथ में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं जैसा कि सब समझ रहे हैं। हाँ, हम एक घर में ज़रूर रहते हैं लेकिन हमारे अलग अलग पोर्शन है। लेकिन उसका फ्रेंड कुछ भी समझने वाला नहीं था। वो उसे यही कहता है कि तुम मेजियांग हॉस्पिटल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें वापस बुला लेगी। और फिर उसके बाद हमें रेस्क्यू ऑफिस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर कंग अपने सारे फेलोज की बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था। वो सबसे जूनियर था, इसीलिए सब के लिए चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम भी वही करता था।
लेकिन एक्चुअली ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सबका यहाँ पर ट्रस्ट जीतना चाहता था। उसका मकसद था उस एरिया तक पहुँचना जहाँ का कार्ड रेस्क्यू मिशन पर जाने वाली टीम्स के पास होता है, लेकिन वो वहाँ पर जाने के लिए अभी तक परमिशन हासिल नहीं कर सका था। अब बहुत प्लानिंग के बाद वो एक पॉइंट पर सबको यही सजेस्ट करता है कि हम उसी जोन में जाकर अब ट्रेनिंग करेंगे, और वो फाइनली इसी काम में कामयाब भी हो गया था। इवन के उसे उस एरिया में एंट्री करने के लिए कार्ड भी मिल चुका था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो जिस चालाकी से इस जोन में एंटर हुआ था, ये सब कुछ करते हुए चैंग भी उस पर नजर रखे हुए था। उधर हमें योंग जाय को दिखाते हैं। उसकी डॉक्टर पार्क से इस बात पर लड़ाई हो गई थी कि उनके हॉस्पिटल में क्यों कोई लोकल पेशेंट आता ही नहीं है। यहाँ पर पार्क का कहना था कि तुम ये फजूल कामों में पड़ना रोक दो, लेकिन योंग जाय कहती है कि अगर खुद लोग नहीं आएंगे तो मैं जाकर अपने से ही पेशेंट तलाश करूंगी, लेकिन मैं फारिग नहीं बैठ सकती। उसे लगता था कि इस एरिया के एल्डरली लोग शायद उसे ट्रीटमेंट कराने पर राजी हो ही जाएंगे। अब वो जहाँ पर भी कुछ एल्डर्स को इकट्ठे बैठे देखती थी तो उनके पास चली जाती थी कि आप अपना चेकअप करा लें, लेकिन वो किसी भी आउटसाइडर को खुद से घुलने मिलने की इजाज़त नहीं देते। इवन के वो ये भी कह देते हैं कि मीर यंग हॉस्पिटल में जाने से बेहतर है कि हम अपनी पेन के लिए खुद ही कुछ गोलियां ले लें। अब वो जगह छोड़कर योंग जाय एक और जगह पहुंच जाती है। लोगों के घर घर जाकर उनको ट्रीटमेंट के लिए राजी करने की कोशिश करने लगती, लेकिन हर जगह से उसे भगा दिया जाता है। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि भिखारी है और हर जगह से धुतकारी जा रही है। इतने में वो एक विंडो में बैठे हुए एक बूढ़े से आदमी को देखती है जो कि काफ़ी बीमार लग रहे थे। वो कहते हैं कि मैं बीमार तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हॉस्पिटल से बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं कराने वाला। वो सारे लोग एक दूसरे हॉस्पिटल जाने की बार बार बात करते थे, और जब योंग जाय वापस आती है तो डॉक्टर पार्क उसकी ये हालत देखकर उस पर काफ़ी हंसता है। लेकिन यहीं पर ही उसे चीयर अप करने के लिए कोई पहुंच जाता है, और वो था कंग, जो कि उसके लिए इतना बड़ा सा टेडी बियर लेकर आया था और उसे प्यार जताने लगता है। लवी डवी बन रहा था, उसे क्यूट और लिटिल वन बोल रहा था। वो इतनी ओवर एक्टिंग करता है और इतना चीज़ी बन रहा था योंग जाय के साथ कि वहाँ की नर्स और डॉक्टर उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। इवन के कंग ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारा खाना भी ऑर्डर कराया था, वो भी स्पेशल शेफ से, और वो जाते जाते उसे प्यार करते हुए उसके बाल भी बिगाड़ देता है, और साथ ही साथ पार्क को धमकी भी दिया जाता है इशारों इशारों में कि योंग जाय को अगर किसी ने भी बुली करने की कोशिश की तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। योंग जाय को उसकी ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन उसका लाया हुआ खाना देखकर वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि बहुत टेस्टी खाना था, और आज के दिन में इतने सारे धक्के खाने के बाद उसे ये खाने में बहुत मज़ा आता है। जबकि उधर हमें जिम में दिखाते हैं चैंग की और कंग की हमेशा आपस में लगती रहती थी। दोनों ही एक दूसरे से मुकाबले के चक्रों में रहते थे, लेकिन उनका टीम लीडर ये नोटिस कर लेता है और वहाँ के सबसे बड़े ट्रेनर बॉडी बिल्डर को सामने लाकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो इससे कोई मुकाबला करके दिखाए, और उसे देखते ही दोनों कल्टी मार जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि चैंग के डैड को एक नोटिस आता है, और वो ये था कि उन्होंने एक लैंड पर कब्जा किया हुआ है जिस पर वो बिजनेस करते हैं। वो लैंड उनसे छुड़वाने के लिए उन्हें बार बार नोटिस आ रहे थे एक ऑफिसर की तरफ से। वो चैंग को कहते हैं कि तुम भी रेस्क्यू में हो और दूसरे ऑफिसर्स को भी जानते होगे, यूं करो ये इशू किसी तरह से रिजॉल्व कराने की कोशिश करो। और फिर साथ ही हमें पता चलता है कि वो फाइन और नोटिस भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर बोमी थी, जो कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस पर कभी किसी को माफ़ नहीं करती थी। अब चैंग एक दफ़ा बोमी से मिलने के लिए आता है, लेकिन उससे इस बारे में बात करना चाहता था अपने डैड की लैंड के बारे में, लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो ये कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता कि ये उसके डैड की लैंड है। उधर कंग को दिखाते हैं, वो अपने कुछ फेलोज को साथ लेकर उसी नो गो एरिया में पहुंच जाता है जिसका कार्ड उसने रेस्क्यू टीम के थ्रू हासिल कर लिया था। वो वहां पर जाकर कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते कि यहाँ पर कोई और इंसान था जिसने उन पर नजर रखी हुई थी, और वो उनकी हर मूवमेंट की किसी को इत्तला कर रहा था। जब उन लोगों की गाड़ियां उस नो गो एरिया से निकल रही थी तभी ऑफिसर बोमी ने भी उनकी गाड़ियों को वहां से गुजरते हुए देख लिया था, और गाड़ी के पीछे एक लेबल था जो कि उसने पहचान लिया था, लेकिन उस टाइम पर वो उनका चालान नहीं कर पाई थी। उधर योंग जाय जब घर पहुंचती है तो वो यही सोचे जा रही थी कि आज कंग ने उसके ऑफिस में आकर क्या तमाशा खड़ा किया है। क्या घर पर भी वो ऐसे ही करने लगेगा, क्योंकि वो दोनों तो अब डेटिंग कर रहे थे, लेकिन घर पर वो ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अप्लायंसेस बहुत सारी लगाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उनकी बिजली बंद हो गई थी। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं और वहाँ पर 2 बाईसाइकिल्स थी जिसे चलाने के बाद वहाँ का जनरेटर ऑन हो जाता था।
और ये चलाते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। योंग जाए उससे यही पूछती है कि क्या वही टाइनी वन लिटिल वन वो तमाशा तुम घर पर तो नहीं करोगे। तो आगे से कंग उसे कहने लगता है कि लगता है तुम मेरे वही चीजी और लवी डवी होने को मिस कर रही हो। इतने में लाइट भी आ जाती है और योंग जॉय को कुछ खाने की खुशबू भी आने लगी थी और उसे पता चलता है कि आज कंग ने स्टिक्स बनाए हैं। कंग भी उसे भूखा देखकर उस पर दया खाकर उसे अपने पोर्शन में इनवाइट कर लेता है और वो दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। यहाँ पर योंग जाए उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है कि वो क्यों घर पर कुकिंग नहीं करती, क्योंकि उसके पास टाइम ही कभी नहीं होता। कंग आगे से उसे कहता है कि जहाँ तक मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है तुम एक बहुत अच्छी और टैलेंटेड डॉक्टर हो, तुम्हें दूसरों से खुद को नीचा समझने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कि एक दिन तुम बहुत शाइन करोगी। उसकी ये हिम्मत दिलाने वाली बातें सुनने के बाद योंग जाए भी खुश हो जाती है और फिर उसके बाद रेस्क्यू करने वाली रोप टाई करने के बारे में उसे टिप्स देने लगती है और इन दी एंड ये भी बताती हुई जाती है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरे डैड एक माउंटेन रेस्क्यूअर रहे हैं। योंग चाय जब नेक्स्ट डे काम पर जाती है तो उसे एक बात में शक होने लगता है और वो ये थी कि डॉक्टर पार्की एक दूसरे हॉस्पिटल के साथ मिला हुआ है और वो जानबूझकर इस हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को नहीं आने देता। इवन के एक शटल बस सर्विस भी थी जो कि विलेज के लोगों को उस हॉस्पिटल तक लेकर जाती थी। और यहाँ पर उन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे को लो लेवल डॉक्टर कह कह के गालियां देते थे डॉक्टरी की जुबान। लेकिन योंग जाए ने हार नहीं मानी थी। वो लिस्ट निकाल लेती है कि उसके इर्द गिर्द कौन से ऐसे ऑफिसेज या जगह हो सकती हैं जो कि उनके हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराएं और उसी लिस्ट में रेस्क्यू ऑफिस का भी नाम लिखा हुआ था। अब वो सीधी उसी रेस्क्यू ऑफिस में चली जाती है और उनसे कहने लगती है कि आप हमारे मिड यंग हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेशन कर लें। अगर कोई भी मेंबर जख्मी हो या फिर आपने किसी को रेस्क्यू कराना हो तो आप हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर आया करें। और साथ ही साथ उसने उनके साथ कोऑपरेशन के लिए एक प्रपोजल भी रेडी किया हुआ था। वो बेचारी तो बहुत मेहनत कर रही थी। अब वहीं से ही जाते हुए उसे चैंग और कंग भी देख लेते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे। चैंग योंग जाए को जानता है, ये देखकर कंग जेलस हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी चैंग से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब वो चैंग के सामने ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह से ट्रीट करने लगता है और दोबारा से वही नाटक स्टार्ट कर देता है। टाइनी वन लिटिल वन और क्यूटी पाई बुलाने लगता है। जिस तरह से वो उसे बुलाया करता था योंग जाए को ओवर एक्टिंग की वजह से लगता था कि वॉमिट ही आ जाएगी। अब कंग तो चला गया था चैंग को जलाने के बाद, लेकिन बाद में योंग जाए उसे यही एक्सप्लेन करती कि एक्चुअली हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। और उसके बाद हमें बोमी को दिखाते जो कि आज खुद चैंग के फादर के पास आई थी और उनसे कहने लगती है कि अपने इस एरिया से अपना बिजनेस उठाकर चलें या फिर फाइन भरें। इसके अलावा उनके बचने का कोई रास्ता नहीं, ये उनको भी समझ आ जाती है। लेकिन बोमी जब वहां से जा रही थी तो वही बूढ़े वाले अंकल बेहोश पड़े हुए थे और योंग जाए भी उनको इस हालत में देख लेती है। यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली वो बोमी के टीचर हैं और योंग जाए उन अंकल को देखती उससे पहले ही वो बोमी का फेस देख लेती है और पता चलता है कि वो दोनों स्कूल फेलोज हैं। लेकिन स्कूल से ही उनकी दुश्मनी बड़ी पुरानी चलती आ रही थी। वो अंकल को मेडिसिन दे देती है और उसके बाद योंग जाए को ड्रॉप करने के लिए बोमी छोड़ने जा रही थी और सारा रास्ता भी वो दोनों आपस में लड़ती आती क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि लाइफ में कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे को दोबारा देखेंगी। इतने में बोमी के सामने वही वाली गाड़ी गुजरती है जिसे उसने पहचान लिया था कि उसने लास्ट टाइम नो गो एरिया में एंट्री की है। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है लेकिन उस गाड़ी में से वो आदमी निकलकर भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो नजरों में आए उसका चालान हो, क्योंकि वो कंग के लिए काम करता था और एक सीक्रेट मिशन पर लगा हुआ था। वो आदमी वहां से भागता भागता पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो लोग फौरन से 119 पर कॉल कर देते हैं। अब एयर रेस्क्यू वाले उसको पहाड़ी से बचाने के लिए पहुंच गए थे। अब जब वो लोग उस आदमी को रेस्क्यू कर रहे थे तो उनमें कंग भी शामिल था। कंग भी पहचान जाता है कि ये तो मेरा अपना बंदा है, लेकिन वो लोग उसको तो उठाकर हेलीकॉप्टर में डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद एक और दुर्घटना हो जाती है और वो ये थी कि कंग और उसका एक फ्रेंड वहां पर फंस जाते हैं। उन दोनों की जान उस वक्त खतरे में थी और बहुत मुश्किल से बाकी के रेस्क्यू वाले आकर उन दोनों को ऊपर तक लेकर जाते हैं। अब योंग जाए एक डॉक्टर थी, वो तो एक भी पेशेंट की तलाश में फिर रही थी, लेकिन आज उसे 3-4 पेशेंट्स इकट्ठे मिल गए थे। अब वो इमरजेंसी में ले जाकर उनका ऑपरेशन कर रही होती है कि यहीं पर ही उसके फेस पर ब्लड के छींटे आकर गिरते हैं और ऐसा होते ही उसकी हालत दोबारा से बिगड़ने लगती है। इसके साथ ही उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हैं और उसे अपने बचपन वाला ट्रॉमा याद आने लगता है।
यहाँ पर वो सारे लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे बजाय उसकी हेल्प करने के। इतने में कंग आता है और बिल्कुल एक हीरो की तरह उन सबके फोन छीन कर पानी में फेंक देता है और उनको शर्म दिलाता है कि ये तुम लोगों के लिए काम करती है और अब ये मुसीबत में है तो तुम लोग इसका मजाक बना रहे हो। और इसके साथ साथ वो योंग जाए को तसल्ली देने लगता है कि जिस पेशेंट की डेथ हुई है तुम्हारी वजह से नहीं हुई, क्योंकि तुमने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। और फिर उसके बाद वो उसे कैरी करता हुआ वहां से ले जाने लगता है और यही कहे जा रहा था कि तुम एक सेवियर हो। हमें योंग जाए के पास्ट के बारे में दिखाते हैं। उसके डैड एक्चुअली उसके रियल डैड नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। उसके पेरेंट्स ने तो उसे मारने की कोशिश की थी और इसी सुसाइड अटेम्प्ट में वो खुद तो मर चुके थे, लेकिन योंग जाए बच गई थी और जो सारा कर्जा उसके पेरेंट्स पर था वो वसूल करने के लिए उसके पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं। और उन लोगों से योंग जाए की जिसने सुरक्षा की थी वो थे वही रेस्क्यूअर जिन्होंने उसकी जान भी बचाई थी और वो उसको अडॉप्ट करके उसे अपनी डॉटर भी बना लेते हैं। अब इन्हीं यादों के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। योंग जाए जब कंग को देखती है तो उसे थैंक्स करती है कि कल तुमने मेरी हेल्प करी थी, और ये थैंक्स करने के लिए वो उसके ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने का बैठी वेट कर रही थी। ये बात कंग ने नोटिस की थी और उससे कहता है कि तुम कुछ मेरे बारे में ज्यादा ही नहीं सोचते। और उसकी ये बात सुनते ही योंग जाए को वही पुराने वाला कंग याद आ जाता है। वो उससे कहती है कि मैं गलत थी ये सोच के कि तुम इतने केयरिंग हो गए हो, तुम तो पुराने वाले ही हो। और साथ ही साथ उसे तंग करने के लिए ये भी कह देती है कि तुम जरा भी स्ट्रांग नहीं हो। जब तुमने कल मुझे कैरी किया था तो तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। क्या इतनी भी पावर नहीं तुम में कि मेरे जैसी पतली सी नरमो नाजुक लड़की को उठा सको। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर कंग को काफी अपनी इंसल्ट फील होती है, क्योंकि एक मैन के लिए वीक होना ये एक टैबू है। लेकिन योंग जाए सबसे छेड़ने के लिए कर रही थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि जब से वो रेस्क्यू टीम में गया तब से उसने ओवर एक्सरसाइज की है, जिसकी वजह से उसके हाथ जख्मी थे। अब वो जाते जाते उसे बाय बाय करती है और साथ ही मिस्टर वीक भी कह कर जाती है। आज योंग जाए को कंग को तंग करने का मौका मिला तो वो काफी इंजॉय कर रही थी। अब उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि कंग का वही फ्रेंड जो कल पहाड़ी से नीचे गिरा था, लेकिन कंग खुद उससे मिलने के लिए नहीं जाता, बल्कि एक फेलो के थ्रू उसे यही मैसेज भेजता है कि तुमने मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आने देना। और वो जब वहां से चला जाता है तभी भूमि उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाती है। कंग ने जब आज वापस अपने ऑफिस में जाना था तो वो यही इमेजिन कर रहा था कि कैसे सारे लोग उसके सामने बो करेंगे और उसे रिस्पेक्ट देंगे कि कल उसने मिशन पर काफी अच्छा काम किया था। इवन कि उसने अपने एक साथी की जान भी बचाई थी, अपनी जान खतरे में डालकर, लेकिन कोई भी उसको सीधे मुंह बुला ही नहीं रहा था। इवन कि उसका टीम लीडर आता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसे डांटता है और कहता है कि तुमने उसे बचाने की खातिर अपनी रस्सी काट दी। ये हरकत मैं कभी अलाउ नहीं करने वाला, ये रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन कंग कहने लगता है कि मेरी ड्यूटी है लोगों की जान बचाना, चाहे वो मेरा को वर्कर ही क्यों ना हो। उसी की जान बचाने की खातिर मैंने खुद को खतरे में डाला और आप मुझे डांट रहे हैं। लेकिन एक्चुअली टीम लीडर उससे काफी इंप्रेस हुए थे। वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए और रूल्स को फॉलो करने के लिए उस पर गुस्सा कर रहे थे। इवन के उनके दिल में पहली दफा कंग की रिस्पेक्ट बढ़ी थी। लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं और पनिशमेंट भी कंग को मिलनी थी। उसे पानी की बहुत सारी बकेट्स उठाकर माउंटेन हाइकिंग भी करनी पड़ती है। ये सब करते हुए बेचारे की बहुत बैंड बज रही थी, लेकिन वो सिर्फ यही याद कर रहा था कि उसने अपने इन्वेस्टर से वादा किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर वो रेस्क्यू टीम उस फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाएगी और ये काम पूरा करने के लिए उसे टीम का हिस्सा रहना पड़ेगा। उधर योंग जाए जब हॉस्पिटल में आज अपने काम पर पहुंचती है तो पहले तो डॉक्टर पार्क उसे बहुत सारी बातें लगाता है कि कल तुम किस तरह की पागलों की हरकतें कर रही थी और तुम्हारी वजह से पहले जो पेशेंट्स आते थे अब वो भी नहीं आएंगे। लेकिन इतने में वहां पर हॉस्पिटल का एक बॉस पहुंच जाता है जो कि वहां की पॉजिटिव चेंजेस को ऑब्जर्व करता है और उसे समझ आ गई थी कि ये सब चेंजेस योंग जाए के आने के बाद ही पॉसिबल हुए हैं। उधर कंग ने आज सारा दिन बहुत सख्त ट्रेनिंग भी की थी अपनी पनिशमेंट पूरी करने के बाद, और उसके बाद बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाती थी थकन के बाद, क्योंकि इससे पहले ऑफ कोर्स वो बहुत लग्जरी लाइफ गुजारता था। अब वो जैसे ही घर पर पहुंच तो उसे लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा का पूरा शरीर टूट रहा है। इतने में योंग जाए उसके लिए पैचेस लेकर आती है कि तुम्हारे लिए पेन किलर का काम करेंगे, लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे तो कहीं पेन ही नहीं है और मैं तो एक स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, कहीं से भी वीक नहीं। लेकिन जब योंग जाए वहां से चली जाती तो उसके बाद कंग ने अपनी बॉडी के एक एक अंग के ऊपर वही पैचेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे जो कि उससे ठीक से लग भी नहीं रहे थे। इतने में योंग जाए के कमरे में एक लिजर्ड आ जाती है और वो चीखें मारने लगती है। उसे बचाने के लिए वो उसी हालत में भागता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। योंग जाए इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो तुरंत ही जंप लगाती हुई उसकी बैक के ऊपर राइडिंग करने लगती है। साथ ही साथ उसके बाल भी नोचे जा रही थी और उससे कह रही थी कि किसी भी तरह से लिजर्ड को पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन इन दी एंड वो लिजर्ड तो कहीं जाकर छुप जाती है और उसके बाद योंग जाए को समझ आती है कि वो क्या कर रही थी।
अब वो देखती है इतने सारे पैचेस, तो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें तो कहीं पेन ही नहीं थी मिस्टर वीक, और उससे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम ठीक से नहीं लगा पा रहे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब इसके बाद योंगजाए कमरे से लिजर्ड भगाने के बदले उसे अपने साथ खाना भी खिलाती है। यहाँ पर योंगजाए उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, कहती है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जो साइको पेशेंट्स होते हैं उनकी पेन इतनी ज़्यादा होती है कि मैं उनको जब भी देखती थी मैं खुद ही बीमार पड़ जाती थी। वो लोग इतना सफ़र करते हैं कि मुझे लगता था कि मैं उन्हीं जैसी बन जाऊंगी। तभी मैंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया जिसकी वजह से लोग मुझे वीक बोलते थे। लेकिन यहाँ पर कंग उसका साथ देता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, तुम्हें खुद को वीक समझने की ज़रूरत नहीं है। साइकेट्रिस्ट ही बनती तो आज तक तुम सफ़र करती रहती, लेकिन अब जो फील्ड तुमने चूज़ किया है ये तुम्हें पसंद है और तुम इसमें खुश हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि कंग हमेशा से सिर्फ शो कराता था, इनफैक्ट वो योंगजाए की बहुत केयर करता था। कल रात जब वो उसे कैरी करता हुआ हॉस्पिटल से लाया था तो वो इतनी परेशान थी कि उसका हाथ पकड़ कर ही बैठी रही थी, और वो भी इस तरह से उसे नहीं छोड़ के जा सकता था। सारी रात बैठकर उसकी केयर करता रहा था। उधर रेस्क्यू ऑफिस में दिखाते हैं कि टीम लीडर यही सोच रहा था कि अब वो मैंसू तो रहा नहीं जिसकी जान कंग ने बचाई थी, उसे रिकवर होने में 6 महीने लगेंगे, तो जब तक वो वापस नहीं आता मजबूरन उन्हें कंग को अपनी टीम का परमानेंट मेंबर बनाना होगा। और कंग तो हमेशा से यही चाहता था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ही डे हमें दिखाते हैं कि रेस्क्यू टीम के ऑफिसर को योंगजाए का दिया हुआ प्रपोजल बहुत पसंद आया था। वो उसके हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करता है और उसे रेस्क्यू टीम का डॉक्टर बना देता है। अब योंगजाए इतनी सुंदर सी लड़की इन बॉयज ने काफी अरसे बाद देखी थी, तो वो जब उनकी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कर रही होती है तो वो लोग उससे काफी मीठी मीठी बातें करते हैं और बॉयज उससे फ्लर्ट करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन ये सारा कुछ देखकर कंग बहुत जेलस हो रहा था और उसका मन कर रहा था कि किसी भी मोमेंट योंगजाए यहाँ से चली जाए और कोई मेल डॉक्टर यहाँ पर आ जाए। और उसके बाद वो खाना भी आज उन्हीं की कैंटीन में खाती है और उसके साथ बैठने के लिए चैंग और कंग दोनों के बीच काफी लड़ाई होती रहती है। यहाँ पर कंग चैंग को जेलस कराने के लिए बताने लगता है कि पता है तुम्हें योंगजाए लिजर्ड से कितना डरती, और कल रात ये मेरी बैक पर राइड होकर कितना चिल्लाती रही थी। वो यही दिखाना चाहता था कि वो दोनों कितने क्लोज हैं। लेकिन ये बात सुनते योंगजाए वहां से भागना ही करती है। वो नहीं चाहती थी कि वो चैंग को कोई भी और बात बताए। अब योंगजाए के चले जाने के बाद कंग चैंग को साफ साफ कह देता है कि ये लड़की मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए तुम थर्ड व्हील बनने की कोशिश ना करना। और चैंग उसे कहने लगता है कि योंग तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए अब उसकी सेफ्टी का मैं और भी ख्याल रखूंगा, मैं उसे हर डेंजर से बचाऊंगा। लेकिन कंग का कहना था कि अगर डेंजरस की बात करोगे तो मुझसे ज्यादा डेंजरस और कोई भी नहीं। उधर बोमी आज इन्वेस्टिगेशन करती हुई रेस्क्यू ऑफिस में भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो यही सोचे जा रही थी कि उस नो गे एरिया में कौन एंटर हो सकता है और इसका कार्ड क्या रेस्क्यू ऑफिस से ही लीक हुआ है। लेकिन वहां से उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। लेकिन जब वो कंग को वहां पर देखती है तो उसे देखकर जरूर हैरान होती है, क्योंकि वो भी एक दफा नो गो एरिया में पहुंचा हुआ था। वो ये देखकर कुछ सोचने लगती है कि ये कब से यहाँ का मेंबर बन गया, आखिर इसके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था उस पर शक करने के लिए। अब उसके बाद कंग एक दफा चोरी चोरी डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाने लगता है और वहीं पर जाते हुए चैंग उसे देख लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। और उसे देखने के बाद कंग को वहां से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एक दिन बोमी माउंटेन्स में हाइकिंग करने के लिए गई हुई थी और वहीं पर ही उसकी मुलाकात चैंग से हो जाती है। वो दोनों इकट्ठे वहां पर सैर करते हैं और फॉरेस्ट में काफी सारा इकट्ठे इंजॉय भी करते हैं। और बोमी इतनी बहादुर थी कि उसे स्नेक्स से डर भी नहीं लगता था। वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स को देखकर उसे उठा लेती है और उसके साथ फोटोज भी बनवाती है। जबकि चैंग जब वापस आता है तो डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या फायदा, तुम एकदम बेकार इंसान हो, बस हाइकिंग ही करते रहना, फाइन इतना ज्यादा मुझे भरना पड़ा है, तुम जरा सा भी उस इंस्पेक्टर को नहीं समझा सके। और इसके साथ साथ वो अपने बेटे को इस बात से भी डांटते हैं कि तुम रेस्क्यू ऑफिस छोड़ो और मेरे साथ बिजनेस संभाला करो, वरना मैं तुम्हारी कार छीन लूंगा। लेकिन कार वो कैसे छीनते, बेटे ने डुप्लीकेट कीज भी बनवाई हुई थी। अब कंग अपनी छुट्टी वाले दिन एक प्रोफेसर से मिलने के लिए जाता है जिन्होंने मीरियंग फॉरेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई थी। जब वो उनसे मिलने के लिए एक जगह पहुंचता है तो कोई दोबारा से उस पर नज़र रखे हुए था, जो उसकी फ़ोटोज़ खींचकर अपने बॉस को पहुंचा देते हैं। और जैसे ही ये बात बॉस को पता चलती है तो थोड़ी ही देर बाद उसी प्रोफेसर को एक कॉल आती है और कंग से एक्सक्यूज करता हुआ जैसे वहां से गायब ही हो जाता है। कंग को लगा था कि ये कॉल सुनकर दोबारा वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आता। और कंग जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे दोबारा से कोई अटैक कर देता है। उसे गाड़ी की टक्कर से एक दफा फिर से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच जाता है।
अब जब कंग इतने स्ट्रेस के बाद वापस पहुंचता है तो योंग जाए को सामने देखकर दोबारा से उससे मजाक करने लगता है और उससे कहता है कि तुम मुझ पर इतना डिपेंड करती हो, अगर मैं ना हूँ तो तुम क्या करोगी। लेकिन योंग जाए उससे कहने लगती है कि मेरी जूती को भी कोई परवाह नहीं तुम्हारी। अब नेक्स्ट डे वो दोनों जब काम पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कंग ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा वही विनर होगा। कंग चाहता था कि वो अपने रेस्क्यू ऑफिस की टीम को जिताए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिले और वो अपने टीम लीडर को इम्प्रेस कर सके और उनका ट्रस्ट जीत सके। यहाँ पर योंग जाए भी पहुंची हुई थी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये खतरनाक मिशन था। अब इस मिशन को जब सारे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि कंग ने एक बीचों बीच शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब वो आबशार में पानी के साथ बहता हुआ आगे चला जाता है और इसी तरह से वो फॉरेस्ट में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जिसे देखकर उसे लग रहा था कि जैसे वो जंगल में हमेशा से इन जगहों से घूमता फिरता आया हो। लेकिन उसकी टीम को लगा था कि वो खतरे में है और वो डॉक्टर को भी कुछ दूसरे मेंबर्स के साथ जंगल में भेज देते हैं उसे बचाने की खातिर। योंग जाए फिनिश लाइन पर खड़ी हुई कंग का वेट कर रही थी। उसे लगा था कि वो जख्मी हो गया होगा। वो बहुत परेशान थी, उसे आवाजें दे रही थी। लेकिन जब कंग वहां पर पहुंचता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे फेस पे इतने ज्यादा सैडनेस क्यों है, तुम रो रही थी क्या मेरे लिए? तुम तो कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तब हमें पता चलता है कि वो बैज फाइनली हमारा हीरो कंग जीत चुका है। लेकिन उसका टीम लीडर ये देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ये मेरे लिए इनवैलिड है क्योंकि तुमने शॉर्टकट यूज़ किया था। लेकिन कंग का कहना था कि जीतना जीतना ही होता है और मैंने कोई रूल्स नहीं तोड़े और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने आज तक हार देखी ही नहीं है। मेरे सामने सिर्फ विक्ट्री होती है और अगर आप इस बैच को विक्ट्री बैच समझकर नहीं रखना चाहते तो मेरी तरफ से सिर्फ एक प्रेजेंट समझ के रख लें। और ये कहकर उनको देता हुआ चला जाता है। जबकि घर पहुंचने के बाद योंग जाए नूडल्स खाते हुए यही सोच रही थी कि वो खुद को कैसे कवर करेगी। आखिर वो इतनी बेचैन क्यों हो गई थी, क्यों इतनी परेशान हुई थी कंग के लिए, जबकि वो ये बोल चुकी थी कि मेरी जूती को भी तुम्हारी परवाह नहीं। इतने में जैसे ही कंग सामने आता है तो वो उसको एक्सप्लेन करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई भी और रेस्क्यू टीम का मेंबर होता तो मैं इतनी ही परेशान होती। लेकिन कंग उसे शांत कराता है और उसे दिखाता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है। इस घर में तुम्हें यहाँ पर कपड़े हैंग करने अलाउड नहीं है क्योंकि इस तरह की गंदगी देखकर मेरा मूड खराब हो जाएगा जब भी मैं काम से वापस आऊंगा। और बस इतना ही कहता हुआ वो वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे ये सोच आ रही थी कि उसे उस फॉरेस्ट में जाकर वो सीक्रेट और शॉर्टकट रास्ते कैसे पता हैं। आखिर उसका सबकॉन्शियस उसे क्यों यही सिग्नल दे रहा था कि जैसे वो इस एरिया को बहुत अच्छे से जानता हो। अब नेक्स्ट डे वीकेंड था और यहाँ पर योंग जाए यही सोच रही थी कि आज का दिन मैं क्या करके बिताऊं और कंग के बारे में भी सोचने लगती है कि हर वीकेंड पर ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और कंग तो उस टाइम पर फॉरेस्ट में पहुंचा हुआ था और यहाँ पर जाकर वो इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर आकर उसे अपनी बचपन की यादें क्यों आने लगती हैं। वो ओवरसीज रहने वाली अपनी एक आंटी से भी फ़ोन पर पूछता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला था। यहाँ पर उसका माइंड उसे एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर जब एक ट्री में वो देखता है तो उसे वहाँ पर बच्चों के खेलने की कुछ चीज़ें भी मिलती हैं। वो सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ पर खींच के लाई। इतने में योंग जाए भी उसे तलाश करती हुई फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो योंग जाए को फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। सब ट्रीज का नाम भी वो जानता था और बर्ड्स की चिपिंग को भी पहचानता था। योंग जाए उससे काफी इम्प्रेस होती है कि तुम इतने नॉलेज वाले इंसान हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये सारा कुछ वो एक ऐप के थ्रू जान रहा था। थोड़ी देर बाद योंग जाए वहाँ पर एक फ्लावर को देखती है जो उसे बहुत पसंद आया था और उसे पता चलता है कि इस फ्लावर का सूप भी पिया जाता है। तो वो यही विश करने लगती है कि काश मैं भी ये सूप पी सकूं। अब यहाँ पर फॉरेस्ट में जगह जगह कंग फोटोज बना रहा था। योंग जाए नेचर को एंजॉय करते हुए बहुत सुंदर और काम दिखाई दे रही थी। वो उसकी भी कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलने देता। अब यहाँ पर योंग जाए उससे कहती है कि मुझे सब समझ आ गई है, तुमने ये रेस्क्यू टीम क्यों ज्वाइन की है, सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए, वरना तुम जैसा अमीर इंसान यहाँ पर क्यों आएगा। मैं समझ गई, जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम्हें अपने हैंड में वो फायर वाली पेन भी फील नहीं हुई। इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर ये काम करते हुए प्लेजर फील कर रहे हो और तुम्हारी साइकोलॉजिकल बीमारी भी जाती जा रही है। लेकिन यहाँ पर कंग खामोश हो जाता है। योंग जाए को क्या पता कि इसके पीछे उसका कौन सा सीक्रेट मिशन है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि भूमि वहाँ पर सारे टिम्बर के बिजनेस करने वालों को बिठाती है और उनसे कहती है कि जंगल से जितनी भी ट्रीज आप लोग कट करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए।
और वो अपना काम करने में कितनी स्ट्रिक्ट थी ये सबको पता था। और उसकी इतनी सख्ती देखकर सबकी चीखें निकल जाती। और उनके सबसे बड़े लीडर वहां पर थे मिस्टर चॉय, जो कि चैंग के डैड थे, जबकि उधर कंग अब अपने असिस्टेंट के पास पहुंचा हुआ था, जो उसको सारी रिपोर्ट्स देता है। इस फॉरेस्ट में जो सबसे बड़ी बड़ी पावर्स थी उनके बारे में उसे ब्रीफ किया जाता है। टिम्बर का बिजनेस करने वाले सारे बड़े लोग भी वहाँ से मूव कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस होते हुए वहाँ पर रिजॉर्ट कायम नहीं हो सकता। और इसका सबसे आसान तरीका ये था कि किसी तरह से मिस्टर चोय को कन्विंस कर लो, क्योंकि अगर मिस्टर चोय अपना बिजनेस यहाँ से मूव कर जाए तो वो तो लीडर हैं, बाकी सारे लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। और यहीं पर ही कंग को ये भी पता चल जाता है कि मिस्टर चोय कोई और नहीं बल्कि चैंग के ही फादर हैं। उधर हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। आज डॉक्टर पार्क हैरान रह गया था और साथ साथ योंग जाए भी, क्योंकि आज हॉस्पिटल में पूरी बस भर के पेशेंट्स की आई थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि यही तो उसका सपना था। योंग जाए को तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनके हॉस्पिटल का बॉस जो एक दिन पहले वहां चक्कर लगाने आया था, शायद उसी ने ही कुछ एफर्ट की होगी। तो अब सारा दिन बहुत सारा काम करने के बाद योंग जाए बहुत फ्रेश और खुश घर वापस लौटती है। आगे कंग भी खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर उसे बताने लगती है कि आज मेरे ऑफिस में कितने सारे पेशेंट्स आए थे और मुझे उन सबको चेकअप करके बहुत खुशी मिली है। और इतनी खुश हो जाती है कि उसे अपने साथ ट्रीट पर लेकर चली जाती है और अपनी तरफ से डिनर भी कराती है। और कंग तो बस उसे खुश देखकर ही खुश था। अब वहां से वापस जाते हुए योंग जाए उससे यही कह रही थी कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे दूसरों की हेल्प करने में बहुत खुशी मिलती है, और तुम सेओल छोड़कर यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए, और इसीलिए तुमने रेस्क्यू टीम ज्वाइन की। हम दोनों ही लोगों की सेवा का काम करते हैं, हम दोनों कितने सेम हैं। और फिर उसके बाद वहां से वापसी पर वो दोनों काफी सारी गेम्स भी खेलते हैं। और योंगजा इतनी खुश थी कि कंग उसे देख देख कर और भी खुश होता जा रहा था। अब उसके बाद कंग दोबारा से अपने मिशन पर एक मीटिंग पर चला जाता है। वो मीटिंग एक पॉलिटिशियन के साथ थी और उस असेंबली मैन से वो यही डिस्कशन कर रहा था कि किसी तरह से मीरियंग फॉरेस्ट में वो रिजॉर्ट बनाने में आप हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। असेंबली से ये बिल पास कराना था। लेकिन उस पॉलिटिशियन का कहना था कि जब तुम सारे रिपोर्टर्स को अपने हाथ में कर लोगे और वहाँ की पब्लिक भी शोर नहीं मचाएगी तो मैं कोई रुकावट नहीं बनने वाला। तो अब कंग बहुत सारे रिपोर्टर्स को इसी चीज पर ही ब्रीफिंग देने लगता है कि अगर मीरियंग फॉरेस्ट में एक रिजॉर्ट बन जाए तो वहाँ की इकोनॉमी पर कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। वो उनकी पॉजिटिव साइड उनको दिखा रहा था और उनको यही इंकरेज करता है कि पॉजिटिव साइड वो अपने पेन के थ्रू दुनिया के सामने लेकर आए। और योंग जाए नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपने हॉस्पिटल में पहुंचती है तो दोबारा से खुशी खुशी वो लंबी लाइन के इंतजार में थी कि पेशेंट्स कहाँ पर हैं। लेकिन डॉक्टर पार्क आता है और उसे उसके होश में वापस लेकर आता है। कहता है कि मैंने सब रिसर्च करा ली है, वो सारे लोग कल पैसे देकर बुलाए गए थे और ये पैसे और कौन देगा। तुम ही इस चीज की शौकीन थी ना कि यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी हो, तो तुमने ही वो पैसे किसी से कहकर दिलवाए होंगे। ये बात सुनकर योंग जाए बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और डॉक्टर पार्क उसे बातें सुनाता हुआ वहां से निकल जाता है। उधर बोमी को थोड़ी रिसर्च करने के बाद एक बात पता चलती है और वो ये थी कि मीरियंग फॉरेस्ट में जो भी टिम्बर का बिजनेस करते हैं उनकी सबसे कम वैल्यू पर बिडिंग की जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर ये लोग इतने कम पैसे कमाते हैं तो इनका बिजनेस तो लॉस में जाना चाहिए, ये लोग प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। एक दफा वो चैंग से भी यही क्वेश्चन करती है तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड एज के वर्कर्स होते हैं जिनकी वेजेस बहुत लो होती हैं, इसी वजह से ये बिजनेस प्रॉफिट में जाता है। लेकिन भूमि को ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लग रहा था। यहाँ पर भूमि और चैंग दोनों इकट्ठे फिशिंग भी करते हैं और उसके बाद एक फिश जब फाइनली चैंग पकड़ लेता है तो वो उसे छोड़ भी देता है और उससे कहने लगता है कि तुम शायद ये प्लेजर पहचान ना सको। एक फिश को पकड़ने के बाद उसे छोड़ देना मुझे बहुत खुशी देता है। और यहाँ पर एक रोमांटिक सीन भी आता है जब बोमी गिरने वाली थी और चैंग उसे संभाल लेता है। उधर योंग जाए को दिखाते हैं। अब हॉस्पिटल में तो काम नहीं था तो वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। उसका एक शू भी नीचे आबशार में गिर गया था और पानी में से शू निकालने में कंग उसकी हेल्प करता है। कंग आज उसके लिए एनवेलप में एक गिफ्ट भी लेकर आया था, लेकिन वो एनवेलप गलती से पानी में गिर जाता है और उसके बाद पता चलता है कि योंग जाए बहुत गुस्से में है और वो सारा गुस्सा अपना कंग पर निकालती है और उससे कहने लगती है कि ऑफ कोर्स इतना ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुमने ही वो शटल बस सर्विस भर के भेजी थी ना पेशेंट्स की मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के कामों से खुश होंगी? मुझे तुम बहुत बुरे इंसान लग रहे हो। तुम शायद आज तक मुझे समझ ही नहीं सके। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे तुम इस तरह से खुश कर सको। और जाते जाते उसे ये भी कह जाती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डेट नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मेरी टाइप नहीं हो। अब ये सुनने के बाद कंग को काफी गुस्सा आता है। लगता है कि वो लाइफ में पहली दफा रिजेक्ट हुआ था।
इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस एनवेलप पे वही फ्लावर्स थे जिनका सूप योंगजाय पीना चाहती थी और कंग उसके लिए बहुत मुश्किल से तलाश करके लाया था। अब अगले ही दिन एक दफा फॉरेस्ट में जब कंग गया हुआ था तो उसकी मुलाकात मिस्टर चोय से होती है। अब मिस्टर चोय तो उसे नहीं पहचानते थे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि ये चैंग के डैड हैं और इसके साथ साथ उसे ये भी पता था कि टिम्बर के बिजनेस को यहाँ से हटाने के लिए उसे मिस्टर चोय को अपने हाथ में करना होगा। अब वो उनके साथ ही उनके घर पर चला जाता है, ये कह के कि मैं आपके बेटे चैंग का फ्रेंड हूँ और उसी से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मिस्टर चोय का कहना था कि वो कभी भी छुट्टी वाले दिन घर पर रहा ही नहीं है और बस यही मौका था जिससे कंग फायदा उठाता है और उन्हें ये समझाने लगता है कि ये रेस्क्यू ऑफिस वाला काम कितना डेंजरस है और मेरी और चैंग की तो एक दो दफा जान भी जाने वाली थी। और ये सब करने का उसका यही मकसद था कि किसी तरह से मिस्टर चोय अपने बेटे को भी ले और अपना बिजनेस यहाँ से उठाकर सियोल में ट्रांसफर कर ले। अब अगले ही दिन जब छुट्टी के बाद चैंग वापस आता है तो वो कंग से लड़ने लगता है कि तुम क्यों गए थे मेरे डैड के पास, उन्होंने क्या क्या बातें लगाई हैं। लेकिन कंग मासूम सा फेस बनाकर कहता है कि मेरा इतना प्यारा फ्रेंड, मेरा कोलीग, छुट्टी वाले दिन मुझे बहुत याद आ रहा था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो तुम्हारे घर चला गया। अब उन दोनों की ये लड़ाई कंटिन्यू होती उससे पहले ही वहाँ पर इमरजेंसी का अलार्म बजने लगता है और वो लोग एक मिशन पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक वुडन हाउस था जो कि टूटने वाला था और वहाँ से उन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू करना था। वो अंदर वाले आदमी को तो बाहर मूव करा देते हैं, लेकिन उसी बीच चैंग के ऊपर छत गिरने ही वाली थी कि कंग उसे बचा लेता है, उसकी हेल्प करता है और इसी बीच चैंग तो बच गया था लेकिन वो दोनों घायल हो गए थे। अब वो दोनों योंगजाय के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वो उन दोनों का ट्रीटमेंट कर देती है। उनको कुछ स्टिचेस लगे थे और माइनर सी इंजरी थी, लेकिन फिर भी उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। अब यहाँ पर चैंग जानबूझकर योंगजाय से अपनी खिदमतें करवाना चाहता था और कंग भी ये देखकर जेलस हो जाता है और बार बार यही कहने लगता है कि मुझे यहाँ वहाँ पेन हो रही है, प्लीज मेरा ट्रीटमेंट कर दो। लेकिन नर्स योंगजाय को साइड पर हटाती कि आप अपना काम कर चुकी, अब इनकी सेवा करने का काम मैं करूंगी। और उस मोटी नर्स को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो दोनों खामोशी से सो जाते हैं। अब यहाँ पर रात को चैंग कंग से पूछता है कि तुम तो मुझसे नफरत करते थे तो मुझे बचाया क्यों? मैं हैरान हूँ, मैं तुम्हें बुरा इंसान समझता था, लेकिन पहले भी तुमने मैंसू को बचाया और उसके बाद मुझे भी। लेकिन कंग उसे आगे से कह देता है कि देखो मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे स्टाइल के हो ही नहीं। उधर योंगजाय आज कंग की फिक्र में नाइट ड्यूटी भी कर रही थी, लेकिन योंगजाय कहने लगती है कि शायद तुम भूल रहे हो, यहाँ पर एक और पेशेंट चैंग भी है और मैं उसकी खातिर यहाँ पर रुकी हूँ। अब वो उसे यही कहता है कि मेरी ड्रिप रिमूव कर दो और उसके बाद वो छुट्टी लेकर वहां से घर जा रहा था। योंगजाय को पता चलता है कि चैंग तो उससे पहले ही वहां से चला गया है और कंग उससे कहता है कि यहाँ पर रात को भूत भी फिरते हैं तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरे साथ ही घर चलो। लेकिन योंगजाय तो उससे अभी भी नाराज थी। वो उससे फिर से वजह पूछता है तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे मेरे सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, तुम्हें लगा था कि मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन इसी बात से मैं नाराज हो गई कि तुमने किराए पर मेरी तरफ पेशेंट भेजे थे। लेकिन कंग कहता है कि एक्चुअली मेरी नीयत गलत नहीं थी, सिर्फ तरीका गलत था। तो आगे से योंगजाय उससे कहने लगती है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की सोच का ख्याल रखना चाहिए जो कि तुमने नहीं रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतने प्रैक्टिकल हो कि तुमने आज तक किसी से प्यार ही नहीं किया होगा। लेकिन कंग का कहना था कि सिर्फ डेटिंग ही नहीं, तुम्हारे मेरे बीच फ्रेंडशिप और काइंडनेस का भी रिश्ता है, और ऐसा तो मत कहो कि मुझे प्यार हो ही नहीं सकता और ना ही कभी हुआ है। ये सुनते ही योंगजाय अपने स्टेथोस्कोप निकाल कर उसका हार्ट योंगजाय उसके करीब आती है, स्टेथोस्कोप निकालकर उसकी हार्ट बीट चेक करके कहती मुझे पता चल गया तुम कभी भी किसी रियल रिलेशनशिप में आए ही नहीं हो और यही तुम्हारा हार्ट कह रहा है। अब ये सुनते ही कंग जाने लगता है, लेकिन मुड़ता है और उसे किस कर देता है और उसके बाद स्टेथोस्कोप उसके हार्ट पर रख देता है ताकि वो फील करे कि उसकी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है। और इसी रोमांटिक सीन के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।